अचानक से एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ जाना, रात को नींद ना आ पाना, मूड स्विंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज जैसे वजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस, ऐसे सारे अगर सिम्टम्स आप फेस करते हैं, मतलब मेनोपॉज का समय चल रहा है। मेनोपॉज एक टैबू माना जाता है भारत में स्पेशली, और हम इसकी ओपनली इतनी बातें नहीं करते हैं। पहले तो मेनोपॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये नेचुरल पार्ट होता है। देखा जाए तो मेनोपॉज एक फेज नहीं है वुमेन की लाइफ में। मेनोपॉज एक ऐसा मोड है जिसमें अंदर से हर वुमेन के अंदर एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये जनरली मेनोपॉज कौन सी एज में होना चाहिए तो वो सही है, क्योंकि आज तो बहुत जल्दी हो रहा है। नॉर्मल में मेनोपॉज जो है 45 से 55 इयर्स एज के बीच में आपका हो जाना चाहिए। दिस इज द करेक्ट एज। आप कोई टॉप 3 फूड्स बताना चाहेंगे जो आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग मेनोपॉज? इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रहता है शुगर। बहुत चीनी से लेने वाली सारी चीजें या नमक। तो अगर आप चीनी ज्यादा लेते हैं, मीठा ज्यादा लेते हैं, तो कई लेडीज में देखा गया है कि वो मेनोपॉज के सिम्टम्स को ट्रिगर कर देता है। कोई ऐसा मिथ है जो आप एड्रेस करना चाहेंगे स्टिल, जो अभी हमने कवर ना किया हो रिगार्डिंग मेनोपॉज, जो लोग मानते हैं जनरली बट गलत होता है, ऐसा कुछ है? सबसे इम्पोर्टेंट तो एक मिथ है जो सबके दिमाग में होता है, मेनोपॉज आ गया, दिस इज द एंड ऑफ माई वुमेनहुड। कोई ऐसी चीज है जो विमेन पोस्ट 45 उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए फॉर बेटर हेल्थ? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन भर आपने खुद के लिए तो नहीं, सबके लिए जिया, बच्चों के लिए जिया, फैमिली के लिए जिया, इन लॉज के लिए जिया, अपने लिए जीना सीखो और बाकियों की चिंता छोड़ दो। आई थिंक दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट। व्हाट अबाउट एक्सरसाइज? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे तो मूड नहीं है, इरिटेबिलिटी है, तो मैं कहाँ एक्सरसाइज करूँ, या मैं कहाँ वेट ट्रेनिंग करूँ, या जिम में जाऊँ, या सिंपली वॉक करूँ, या योग करूँ। तो आपके हिसाब से एक्सरसाइज इस समय में करना क्या सिम्टम को कम करेगा, मेनोपॉज को ईजी बनाएगा? अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो ये पॉडकास्ट आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। पूरा मेनोपॉज के ऊपर ये डेडिकेट किया गया है। आपको एजुकेशन मिलेगा इसमें, क्या डाइट में, क्या लाइफस्टाइल में, और क्या ओवरऑल करना, ताकि आपके कोई भी मेनोपॉजल इश्यूज़, वजाइनल ड्राइनेस, वजाइनल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप नेचुरली ओवरकम कर सके। इस पॉडकास्ट में वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, कि जिनका 25 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को हेल्प किया है, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, PCOS, वो सारे इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए। उनका नाम है डॉक्टर अर्चना निरूला। ये अपने आसपास के सारी फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप एक मेल हैं तो आप अपने बहन, माँ या बीवी को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम हर शनिवार शाम को 7 बजे रिलीज़ करते हैं। उसे रेगुलरली देखने के लिए फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब, बेल बटन को क्लिक अभी कर दीजिएगा सो दैट यू डोंट मिस आउट। आप इसे स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी ज़रूर देख सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RHN सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना, आपने वक्त निकाला, स्पेशली आप दिल्ली से आए हैं। हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling very nice and I'm feeling very honored to be part of this podcast with you today. लवली। सो पहले तो मेनोपॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये नेचुरल पार्ट है, होता है, बट उसकी टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होगा? देखिए, टेक्निकल डेफिनेशन, येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फर्स्ट, यू नो, वी हैव टू गेट दिस असाइड। राइट। सो देखा जाए तो मेनोपॉज एक फेज़ नहीं है वुमेन की लाइफ में। मेनोपॉज एक ऐसा मोड है जिसमें अंदर से हर वुमेन के अंदर एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। बाहर से कुछ नहीं लगता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, बट अंदर उस वुमेन के अंदर एक नई सोच जन्म लेती है, एक नई पहचान जन्म लेती है। मेनोपॉज वो समय है हर वुमेन की लाइफ में जब वो खुद से बात करती है, खुद से मिलती है, अपने बारे में सोचती है, अपनी सुनती है, और इस समय वो अपने लिए नए रूल्स बनाती है। इट्स दैट पावरफुल ऑफ फेस। बट अगर मैं कहूँ मेनोपॉज, जैसे आपने बोला, इट्स नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है हर वुमेन की लाइफ पे। बट दुख की बात ये होती है शिवांगी कि इस समय कई बारी हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी। शी वॉज़ अबाउट 47 ईयर्स ओल्ड। तो उसने मुझे एक बात बोली जो मुझे तब भी स्ट्राइक करी थी और अब भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अब मेरे से बात नहीं करती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली
हाउ मेनोपॉज फील्स. ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं. इट्स अ कंप्लीट होल बॉडी हार्मोनल शिफ्ट. अगर हम मेडिकली बात करें तो मेनोपॉज वो समय है जब आपके पीरियड्स को बंद हुए 1 साल हो गया, 12 महीने हो गए, एंड यू आर बिटवीन द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स. बट अगर मैं इमोशनली इसके बारे में सोचूं तो मेनोपॉज इज़ अ सिग्नल योर बॉडी इज़ गिविंग टू यू कि आपकी एक लाइफ का चैप्टर ख़त्म हो गया है और दूसरा स्टार्ट हुआ है. तो एक इट्स इसकी डेफिनेशन जो है तरह तरह से हम लोग बोल सकते हैं, मेडिकली भी, इमोशनली भी. करेक्ट. नो, दैट्स ब्यूटिफुली सेड. आई गेस कि जो एक इंटरनल चेंज आता है वो चेंज खराब नहीं है, बट एक ट्रांजिशन है कि Correct. आपका एक फेज खत्म हुआ है, दूसरा एक जर्नी आपका शुरू हो रहा है. Yeah. पेरी मेनोपॉज भी एक शब्द है. Right. बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज में क्या अंतर होता है. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक दैट इज़ समथिंग, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि हम डॉक्टर्स जो हैं हम लोग इस टर्म्स को बहुत कैजुअली यूज़ कर लेते हैं, बट एक लेमैन को नहीं समझ में आता है कि क्या है इसका फ़र्क. तो जो पेरी मेनोपॉजल कह लो या प्री मेनोपॉजल कह लो, ये एक्चुअली एक रास्ता है और धीरे 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 ये रास्ता हमें मेनोपॉज की तरफ ले जाता है. प्री मेनोपॉज में बहुत सारे हार्मोन्स का उथल पुथल बॉडी में हो रहा है. इस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन हार्मोन, उसका लेवल जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसकी वजह से सबसे पहले जो इसका असर है आपके पीरियड्स के ऊपर पड़ता है. आपके पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं. और बहुत सारी लेडीज़ जो सुन रही है मेनोपॉज के बारे में, दे रिलेट टू इट कि कई बार ऐसा होता है कि 1 महीने में 2 बारी पीरियड आ गया. कई बार ऐसा होता है कि 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आता है. और कई बारी ब्लीडिंग बहुत हैवी हो जाती है, पेनफुल हो जाती है. कई बारी ब्लीडिंग जो है थोड़ी थोड़ी स्कैंटी होती है. तो ये सारे चेंजेस जो हैं हम लोग महसूस करते हैं. और ये जो पेरी मेनोपॉजल एरिया है, टाइम है या प्री मेनोपॉजल समय है, ये 7 से 8 साल तक चलता है. ओके. यस, एग्जैक्टली. तो मतलब 7-8 साल तक ये डिफ़िकल्टी हर वुमेन को झेलनी पड़ती है. तब फाइनली जाकर मेनोपॉज आता है और इसमें आपका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो पहले इरेगुलर था, अब वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, कम हो जाता है. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी एक और हार्मोन होता है बॉडी में, वो भी ख़त्म हो जाता है. तो दोनों ही आपके हार्मोन्स ख़त्म हो गए. आपके ओवरी ने अंडे पैदा करने बंद कर दिए. ओव्यूलेशन जो अंडा फूटता है वो प्रोसेस ख़त्म हो गया. तो हम मेनोपॉज को रीच कर जाते हैं. तो पेरी मेनोपॉजल तो एक जर्नी हुई, राइट. और ये चलते चलते आप मेनोपॉज में पहुंचेंगे जो एक माइलस्टोन है. ये जनरली मेनोपॉज कौन सी एज में होना चाहिए तो वो सही है, क्योंकि आज तो बहुत जल्दी हो रहा है बिल्कुल menopause. बिल्कुल. सो नॉर्मल में मेनोपॉज जो है 45 से 55 ईयर्स के एज के बीच में आपका हो जाना चाहिए. दिस इज़ द करेक्ट एज. तो ये भी होते होते कई बार, जैसे मैंने बताया ना, पहले 2-4 साल आपको कुछ सिम्टम्स रहेंगे, तो फाइनली आप इसको इस एज में स्ट्राइक कर देंगे. राइट. एंड पेरी मेनोपॉज आज आई बिलीव 35 की एज से भी शुरू हो रहा है. करेक्ट. सो आई थिंक मे बी कह लो कि शायद पुअर लाइफस्टाइल की वजह से हम लोगों का लाइफस्टाइल अब उतना अच्छा नहीं रहा है, प्लस लॉट ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स. सो पीपल आर हैविंग प्री मेच्योर मेनोपॉज, यू कैन से, कि समय से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो गए. Right. इवन प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, जैसे ओवरी भी बंद हो जाती है समय से पहले. तो ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं. राइट. आई थिंक अगर हम मेनोपॉज के सिम्टम्स की बात करें तो अगर हम बता सके कि आपको ये फील हो रहा है, इसका मतलब है कि आप पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉजल स्टेज में हैं, तो वो सिम्टम्स क्या होंगे? सो यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगी. एक बहुत अच्छी सी एक हमारी पेशेंट थी. मेरी पेशेंट अक्सर मेरी ओपीडी में, क्लिनिक में आया करती थी. तो उसने हम मुझे बताया, शी वॉज एक्चुअली अ प्रोडक्ट मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट कंपनी. तो उसने बताया 51 ईयर्स के आसपास की इसकी एज थी कि आई वॉज गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू अ क्लाइंट. तो प्रेजेंटेशन देते देते मुझे एकदम बहुत ज़्यादा पसीना आया, मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया. और जो मैं बात कर रही थी, जो प्रेजेंटेशन दे रही थी, वो देते देते मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया. एंड एवरीबडी वॉज स्टेयरिंग एट मी, और मुझे लग रहा था कि मैं डिसअपेयर हो जाऊँ. तो वो कहती, इतना मेरा बुरा हाल हुआ. सो दैट इज़ एग्जैक्टली अ हॉट फ्लैश. ओके. और हॉट फ्लैश जो है वो मेनोपॉज का सबसे कॉमन
और सबसे एक इम्पॉर्टेंट हम लोग सिम्टम कहते हैं। हॉट फ्लैशेस मतलब अगर ऐसा कुछ होने लग गया तो मतलब कि आप उस फेज़ में एंटर कर रहे हो, आ चुके हो। और हॉट फ्लैशेस रात को ही होता है ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, कभी भी हो सकता है दिन का, स्पेशली जब कई बार आपको पता भी नहीं होता है, योर बॉडी सडनली गोज इनटू अ हॉट फ्लैश। तो अक्सर इसका कोई ट्रिगर होता है, आप किसी स्ट्रेस में गुजर रहे हैं या उस समय आपको कुछ अंदर कुछ और परेशानी चल रही है तो वो ट्रिगर हो जाता है। तो हॉट फ्लैश बहुत ही कॉमन एक सिम्टम है। इसके अलावा बहुत सारे और फिजिकल सिम्टम्स हैं, जैसे आपने नाइट स्वेट्स हो जाते हैं रात के समय, बहुत वो अलग चीज़ है। नाइट स्वेट्स हो गया, पसीना ज़्यादा आ गया, एकदम शरीर में हीट पैदा हो गई, तो वो एक सिम्टम रहता है। इसके अलावा वेट गेन, वो भी एक सिम्टम रहता है। आप जल्दी थक जाते हैं, ईजी फटीग व्हाट वी कॉल, बहुत जल्दी आपको थकावट महसूस होती है, ऐसे लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है, यू फील कम्प्लीटली स्क्वीज्ड आउट, ऐसा लगता है। ये तो कुछ फिजिकल सिम्टम्स है। हाँ, इसमें एक और सिम्टम है वजाइनल ड्राइनेस, वो भी बहुत लोगों को डिस्कम्फर्ट रहता है। मैं उसके ऊपर भी आऊँगी बिकॉज वो बहुत बड़ा इश्यू है और उसके ऊपर मैंने डिटेल में एक बार बात करी थी और लोगों को लगा था कि जनरली इस पे बात नहीं होती है, तो हम ज़रूर उस पे बात करेंगे। तो जैसे ये फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो ये तो होते ही हैं, बट इसके अलावा कुछ और भी इमोशनल सिम्टम्स होते हैं जो आपको मेनोपॉज के दौरान बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और जब आप ये महसूस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अगर जानकारी हो पहले से तो आप समझ जाएंगे कि मेरा मेनोपॉज का समय पास आ गया है। Correct. इसमें आपको कई बारी जैसे ब्रेन फॉग जो इन लेडी को हुआ, ब्रेन फॉग हो सकता है। ब्रेन फॉग यानी सोच ना पाना सही से, थोड़ा ऐसा लगना कि कंफ्यूजन, माइंड में उतनी क्लैरिटी नहीं रहना, फोकस नहीं कर पाना, कंफ्यूज हो जाना, ऐसा एक सिम्टम रहता है। इसके साथ आपको कई बारी एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। जैसे छोटी छोटी कोई बात हो गई, आपको गुस्सा आ गया, छोटी छोटी बात हो गई, आप रोने लग गए, सो क्राइंग स्पेल्स। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा। एंजाइटी और डिप्रेशन भी मेनोपॉजल वुमेन को ज़्यादा रहता है। एंड यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी आपको शिवांगी, कि दीज आर नॉट इमेजिनरी सिम्टम्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये रियल सिम्टम्स हैं और ये हार्मोनल ड्रिवन है, मतलब हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ये आपके शरीर में सिम्टम्स हैं। और जब आपके आसपास के लोग, जब आपके खुद की फैमिली, आपके हस्बैंड हो गए या आपके मेल कॉलीग्स, अगर आप हॉस्पिटल बोल रही हूँ, ऑफिस में काम करते हैं, तो अगर आपके मेल कॉलीग्स और सोसाइटी एज अ होल अगर वो इस बात को समझ ले कि ये सिम्टम्स हैं और अगर एक वुमेन ऐसे रिएक्ट कर रही है तो ये उसका फेज चल रहा है, तो देन इफ़ दे एक्सेप्ट दैट, दे अंडरस्टैंड दैट, तो औरत को लगेगा कि मेरे बारे में लोग समझ रहे हैं, आई एम बीइंग हर्ड, आई एम बीइंग सीन। और आधी जो उसकी परेशानी है उसको वहीं पर ही उसका रिलीफ मिल जाएगा। आई थिंक आपने ये दो जो सेंटेंसेस बताए ना, कि मुझे कोई सुनने वाला है, मुझे कोई देखने वाला है, मुझे शायद कोई समझने वाला है, ये तीनों फीलिंग चला जाता है मेनोपॉज में। और स्पेशली जब आसपास के लोग आपको समझ ना पाए, ये कहे तो तेरे सिर्फ दिमाग में है, बहुत ज़्यादा फोकस मत कर। जब ऐसे कोई सेंटेंसेस बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी डिप्रेशन में कहीं थोड़े से फील कर रहे हैं और ज़्यादा फील करते हैं, बिकॉज शी फील्स कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। एग्जैक्टली जब आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा और लोग ये भी सोचते हैं कि ये सिम्टम ऐसे बना रही है, हाँ, तेरे मन में है, तेरे को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सा लग रहा है। एंजाइटी डिप्रेशन को लोग खेल समझते हैं, दे थिंक कि नहीं ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है सिम्टम। बट दिस इज़ व्हाट हम चाहते हैं कि लोग समझें कि ये सिम्टम जो है ये वाकई में रियल है और ये उस औरत के कंट्रोल में नहीं है, शी इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल इट। करेक्ट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी मेल सुन रहे होंगे, एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर वो सुन रहे हैं इसे, क्योंकि शायद वो अपने माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपने आसपास के फीमेल्स के लिए सुन रहे हैं और वो प्रॉबेबली बताना चाहते हैं उनको, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी मेल्स है वो हस्बैंड के रूप में, फादर के रूप में, सन के रूप में कैसे बिहेव करे ऐसे फीमेल के साथ कि जो अभी मेनोपॉज में या तो जाने वाले हैं या ऑलरेडी है? जैसे हमने अभी बात करा ना, पहले तो उनको ये एक्सेप्ट करना है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अवेयरनेस, अगर किसी के दिमाग में हम किसी को अवेयर कर देंगे तो आधा काम हमारा वहीं हो गया, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं है तो हम उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करें। तो सबसे पहले हमें एज अ मेल पार्टनर, जैसे आपने बोला हस्बैंड है या ब्रदर है, उनको पता होना चाहिए
कि मेनोपॉज क्या है और इस दौरान औरत के शरीर में मानसिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। सेकंड, जब आप समझ रहे हैं तो एम्पैथी यानी सहानुभूति, सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। आपका सिर्फ एक शब्द कहना कि डोंट वरी, मैं हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आई थिंक उतना ही बहुत है। क्योंकि एक लेडी अगर उसे कोई सपोर्ट दे दे इस तरह से कि आई एम एट योर बैक, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके लिए हूँ, तो इतना सपोर्ट हम चाहते हैं फ्रॉम द मेल काउंटर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। और इसके साथ आई थिंक वी शुड हेल्प हर ऑन दिस जर्नी। अगर इस समय मैं आगे बात करूँगी किस तरह से आपको अपनी हेल्थ के बारे में फोकस करना चाहिए पोस्ट मेनोपॉजल टाइम में, तो हम चाहते हैं कि हमारा मेल काउंटर पार्ट या हमारा मेल पार्टनर जो है वो हमें सपोर्ट करे, इंस्पायर करे, इंकरेज करे कि तुम अपना ध्यान रखो इस समय, तुम्हें ये डाइट लेनी चाहिए, तुम्हें इस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वो डाइट और एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही है तो उसके साथ मिलकर उसको सपोर्ट करो कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए इस समय ज़रूरी है। करेक्ट। एंड सी, ये मेनोपॉज एक और भी डिफ़िकल्टी का समय इसलिए रहता है शिवांगी, क्योंकि इस समय आसपास भी बहुत कुछ बदल रहा है। क्योंकि अगर वो 50 साल या 55 साल की कोई लेडी हैं तो इस समय बच्चे घर छोड़कर जा रहे हैं, यू नो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गोइंग ऑन इन द फैमिली सेटअप। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे आपके कॉलेज जा रहे हैं या आगे किसी और शहर में जाके जॉब कर रहे हैं। आपका खुद का करियर, अगर आप करियर लेडी हैं तो उस समय आपका करियर में भी कुछ चेंज आ रहा है या स्लो डाउन कर रहा है। आपका खुद का शरीर, आपका जो लुक्स हैं, आपकी जो बॉडी इमेज है वो भी चेंज हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल तो हो ही रही हैं, यू नो। तो उसके साथ मेनोपॉज की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली के मेल मेंबर्स हैं वो एक सपोर्ट करें। और कई बार क्या होता है कि चल तू थकी हुई है, तेरे को पसीना आ रहा है, तो चाय का कप मैं ही बना देता हूँ। हाँ, अरे वाह, ये छोटी छोटी चीज़ें, Yes. पानी का ग्लास पकड़ा दिया, Yes. चाय का कप दे दिया, तेरा मन नहीं है आज खाने का तो चलो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ। तो इस तरह का सपोर्ट भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करेक्ट करना चाहिए। और जिसमें वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ एक अवेयरनेस चाहिए, Yes. एक इंटेंशन चाहिए कि मेरे घर में जो फीमेल है अगर वो खुश रहेगी तो घर खुश रहेगा। Yes. तो उसके लिए अगर ये 2-4 सेंटेंसेस अच्छे प्यार वाले बोलते और लेट्स से चाय ना भी बनाए, वो बनाए तो बोनस है, बट ना भी बनाए तो एटलीस्ट ये कहे कि मैं समझता हूँ तुम्हें बस। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अलग नहीं हो, ये वाला फीलिंग अगर उसे मिल जाएगा हाँ। तो आई फील कि वो एक अभी जो फील कर रहे हैं उस फीलिंग से काफ़ी बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, आई Naturally. थिंक वेरी वेल सेड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो शिवांगी। और मैं आशा करती हूँ कि अगर जैसे आपने बोला जो अगर मेल्स देख रहे हैं तो इस बात को समझें तो बहुत अच्छा लगेगा। एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर वो समझेंगे तो ही इस पॉडकास्ट को वो देख रहे हैं। और जो भी मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, मैंने मेरे मम्मी को देखा है, बहुत कम सिम्टम्स उनको फील हुए हैं और अगर फील हुए भी हैं तो भी बहुत उसे बढ़ने नहीं दिया मम्मी ने। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी है कि उन्होंने क्या किया लाइफस्टाइल में जिससे उनको हेल्प मिली है कि मेनोपॉज का समय इतना मुश्किल ना रहे, वो खुश रह सके, इरिटेबल ना हो, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा ना हो और जो भी उनको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं वो भी ना आए। उसके लिए उन्होंने लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे चेंजेस करे। सबसे पावरफुल उनका माइंडसेट है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेनोपॉज में हम डाइट, एक्सरसाइज, उसके ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर बात करेंगे, बट पर्सनली आई फील कि माइंडसेट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस ना हो, इमोशनली आप खुश हो अपनी लाइफ में, उसमें यू नो डॉक्टर अर्चना आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? माइंडसेट कितना रोल प्ले करता है मेनोपॉज में? माइंडसेट बिल्कुल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है इसका। क्योंकि देखिए मेनोपॉज जैसे आपने बताया अपनी मदर के बारे में, तो आई थिंक टचवुड शी इज़ बीन वेरी लकी कि उनको सिम्टम्स नहीं आए। बट यू आर करेक्ट, ऐसा कई बार हमने भी देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि कुछ लेडीज़ मेनोपॉज जो है उन्हें पता ही नहीं चलता, वो हंसते खेलते उनका निकल जाता है और कईयों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। करेक्ट। तो इसके कुछ कारण रहते हैं। सबसे पहला एक कारण जेनेटिक मेकअप रहता है। जेनेटिक मेकअप का मतलब है कि अगर आपकी मदर को या आपकी नानी या दादी, अगर कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो अगर उनके मेनोपॉज में कुछ दिखते रहीं, जो भी दिखते रहीं फिज़िकल सिम्टम्स में या मेंटल सिम्टम्स में, तो कुछ ऐसा जेनेटिक मेकअप होता है कि आगे जाकर उनके बच्चे या
उस आपकी बहन को ऐसा रहा तो आपको भी ऐसा रहेगा, तो ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हम लोग इसके बारे में काफ़ी मेडिकल रिसर्च की गई है कि जेनेटिक रोल प्ले करता है। सेकेंडली, आपका खुद का माइंड सेटअप कैसा है। अगर आपने शुरू से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा है, आपकी लाइफ में एक रूटीन सा बना हुआ है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं, आप योगा करती हैं या आप वॉक करती हैं, आपने खाने पीने में अपने आप को बहुत सही रखा हुआ है, मतलब आप एक वेल बैलेंस्ड डाइट लेती हैं, तो आपकी जो बॉडी का खुद का इनबिल्ट सिस्टम है वो कोप करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में मेंटली भी, अगर मेंटली ध्यान लगाया है आपने, मेडिटेशन करी है, और चाहे आपने पूजा पाठ किया है, आई एम नॉट सेइंग कि इट ओनली हैज़ टू बी मेडिटेशन, कुछ ध्यान लगाया है, मेडिटेशन करने से भी अगर देखा जाए 10 मिनट भी अगर आप अपने आप को शांति से एक कोने में बिठा के ध्यान लगाएं तो आपके अंदर जो मेंटल पावर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छा रोल खेलता है इन कंट्रोलिंग योर सिम्टम्स। एंड दो हार्मोन्स सारे बिखरे होते हैं मेनोपॉज में, आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं, आप में वो शक्ति रहती है मानसिक तौर से कि आप उस सारे सिम्टम्स को समेट लें और अपने आप को अपने बारे में सोच के अपने लिए खड़ी हो जाएं कि मुझे इस समय अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। ट्रू। सो आई गेस योगा, मेडिटेशन जैसे आपने कहा, प्राणायाम हो सकता है, या खुद को जो अच्छा लगे ऐसी कोई हॉबी फॉलो करना, आई फील बिल्कुल जो आपको खुशी दे। हॉबीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आप किसी चीज़ में बिजी रहते हैं तो आपका माइंड जो है वो बिजी रह गया, आप इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, आप में वो शक्ति आ जाती है। वेरी ट्रू। तो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं बनता, फिर आप कोई दूसरी तीसरी चीज़ों पे भी फोकस कर लेते हो। बिल्कुल, है ना। लवली। हमने अभी बीच में अपने डाइट के बारे में बताया कि वेल बैलेंस डाइट हो। आप कोई टॉप 3 फूड्स बताना चाहेंगे जो आपको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग मेनोपॉज? बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी है। कुछ ऐसे ट्रिगर्स रहते हैं जो ट्रिगर्स इन द टर्म ऑफ डाइट, कि अगर आपने ये खा लिया तो जो मेनोपॉज के रिलेटेड सिम्टम्स रहते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। करेक्ट। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है शुगर, बहुत चीनी से लेने वाली सारी चीज़ें या नमक। तो अगर आप चीनी ज़्यादा लेते हैं, मीठा ज़्यादा लेते हैं, तो कई लेडीज़ में देखा गया है कि वो मेनोपॉज के सिम्टम्स को ट्रिगर कर देता है। करेक्ट। इसके अलावा क्योंकि देखिए हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड जैसे हम बात करते हैं, जिसको खाने के बाद इंसुलिन शुगर बढ़ा देता है, वो भी आपके शरीर में इस तरह के सिम्टम्स को बढ़ावा देता है, तो वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। सो हाई जीआई फूड में आएगा मैदा, प्रोसेस्ड फूड, सारे मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें हो गई, जैसे आपके कहने के बाद तो मोमो है, मैगी है, और ये पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स हैं, तो ये सारे जो है हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं। तो ये एक खाने के बाद एक शुगर को स्पाइक देते हैं, और जैसे ही आपकी शुगर स्पाइक होगी तो कहीं ना कहीं आपके जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये एक आपको अवॉइड करना है। फिर आपको ज़्यादा कॉफ़ी और चाय, ये दोनों चीज़ें जो कैफ़ीन से भरी होती हैं, ठीक है, एक कप प्याली चाय सबको पसंद है वो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा, कईयों को आदत होती है कि हर एक घंटे में चाय पी ली, चलो चाय बना लो, या कोई आ गया तो चलो चाय बना लो, तो एक रूटीन सा रहता है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी भी ट्रिगर करते हैं। इसके बाद मसालेदार खाना और फ्राइड फूड, आपको जैसे सॉल्टी फूड, स्नैक्स हो गए, भुजिया हो गया, आपने नमकीन चिप्स खा लिए, और तली हुई चीज़ें, भटूरे, तो ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल फूड्स विच क्रिएट हैवॉक इनसाइड योर बॉडी। आपको इनको कम करना है। वेरी ट्रू। एंड वैसे भी नहीं खाना चाहिए जनरली भी कोई भी इंसान को, और स्पेशली मेनोपॉज में तो इसे जितना दूर रहे वो आपने। डाइट का बहुत रोल है, डाइट प्लेज मैजिक, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रूट कॉज जो आपका पूरा गट हेल्थ है वो इन्फ्लेमेशन उसमें कम हो जाती है अगर आप इस तरह की हेल्दी चॉइसेस बनाएंगे और फूड्स अवॉइड करेंगे जो गलत है आपके लिए। एब्सोल्युटली। क्या नहीं खाना वो बात करी, तो क्या टॉप 3 और 4 और 5 फूड्स है जो मेनोपॉज में ऐड करने चाहिए डाइट में? बिल्कुल, आई थिंक लाइक आई सेड डाइट इज़ ऑल्सो मैजिक, एंड मैं तो ये कहूँगी शिवांगी कि ये चीज़ें हमें वैसे भी अपनी डाइट में डालनी चाहिए। हमें एज अ पॉपुलेशन आई वुड से हमें ये चेंजेस करने चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि
हेल्थ का कोई गुड फूड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये तो खाने से जो आपको अंदर से जो आपके शरीर में शक्ति मिलती है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं कुछ खाने की, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं से कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल जब कम हो रहा है आपकी बॉडी में, खास करके मेनोपॉज में, तो इस समय कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। अब कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम होगी तो आपकी जो बोन्स हैं उसमें कमज़ोरी आ जाएगी, आपकी जॉइंट पेन्स होंगे। तो इसलिए कैल्शियम को इनकॉर्पोरेट करें अपने खाने में। आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, आप रागी ले सकते हैं। अब हम रागी की बात करेंगे तो मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, इनको हम सुपर फूड मानते हैं। करेक्ट। और हमारी सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आजकल मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंस फैला रहे हैं, एंड आई थिंक राइटली सो, क्योंकि मिलेट्स भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो फूड है और शुगर स्पाइक नहीं करता है। तो रागी को अपनी डाइट में, मिलेट्स को किसी भी फॉर्म में अपनी डाइट में लीजिए, इसमें अच्छा कैल्शियम रहता है। इसके अलावा विटामिन डी आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि बोन स्ट्रेंथ तो चाहिए हमें। और विटामिन डी के लिए कई लोग फैटी फिश खाते हैं, कॉड लिवर ऑयल खाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सनलाइट एक्सपोजर। अगर आप अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन डी जो है खुद ही से बनेगा नेचुरल तरीके से। और कुछ फाइटो ईस्ट्रोजन्स भी होते हैं, ये सबको नहीं पता होता, बट सबकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि नेचुरल ईस्ट्रोजन फूड होते हैं जो हम फाइटो ईस्ट्रोजन्स कहते हैं, और ये सोया में होता है, फ्लैक्स सीड्स में होता है, सेसमी तिल में होता है, और सोया से बनी हुई सोया मिल्क के आजकल मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम खाएंगे तो दे आर गुड फॉर योर डाइट। एंड बाकी आई थिंक वी हैव टू कीप आवर सेल्व्स हाइड्रेटेड अ लॉट। पानी को खूब पीजिए, बिकॉज हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। एंड आई वुड से जो खाना अवॉइड करने की बात हमने करी है वो तो करनी ही है। तो ये कुछ खाने हैं जो आपको ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। लवली। आई एम श्योर डॉक्टर अर्चना सबने नोट्स बना लिया होगा कि क्या नहीं खाना, क्या खाना। एंड जैसे आपने बताया कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसीलिए लोगों को बोन रिलेटेड इश्यूज़, फ्रैक्चर जल्दी हो जाना, जल्दी नी में पेन हो जाना, ये सारी चीज़ें आई गेस शुरू हो जाती है। हाँ जी, सो दैट इज़ राइटली सेड। व्हाट अबाउट एक्सरसाइज? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे तो मूड नहीं है, इरिटेबिलिटी है, तो मैं कहाँ एक्सरसाइज करूँ, या मैं कहाँ वेट ट्रेनिंग करूँ, या जिम में जाऊँ, या सिंपली वॉक करूँ, या योग करूँ। तो आपके हिसाब से एक्सरसाइज इस समय में करना क्या सिम्टम को कम करेगा, मेनोपॉज को ईजी बनाएगा? बिल्कुल, बिकॉज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया कि आपका ईस्ट्रोजन डाउन हो रहा है तो बोन हेल्थ ख़राब हो रही है। आप 55 साल की उम्र में आ रहे हैं, तो इस समय क्या हो रहा है कि मसल मास जो है वो आपके शरीर से कम हो रहा है। करेक्ट। और मसल जो है ना शिवांगी, वो आपकी कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर आपका मसल कम हो रहा है तो आपके शरीर में कैलोरीज बर्न नहीं होते हैं, और उसकी वजह से आपके शरीर में फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और बेली फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तो हमारे मेनोपॉज में मसल कम हो जाता है, बोन कमज़ोर तो हो ही जाती है, और हमारी मेंटल हेल्थ भी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं मानती हूँ कि हर किसी के लिए, हम लोगों के लिए कहना आसान है कि आप एक्सरसाइज करो, बट इसको प्रैक्टिकली करने में बहुत ज़्यादा सेल्फ में कंट्रोल आना चाहिए, एक शक्ति आपको अंदर से लानी चाहिए। विल पावर बहुत ज़रूरी है कि मैंने आधा घंटा के लिए चाहे ब्रिस्क वॉकिंग कर ली, अपने घर के पास के पार्क में कर ली, बट कुछ मूवमेंट ज़रूर करनी है, राइट। उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, योगा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। मुझे जो डॉक्टर वेट ट्रेनिंग करो ऐसा कहते हैं, वो आई लव दोज डॉक्टर, सो थैंक यू फॉर सेइंग। क्योंकि वेट ट्रेनिंग को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। आई फील कि मेनोपॉज में वेट ट्रेनिंग मस्ट है, क्योंकि मसल लॉस होता है। बिल्कुल, थैंक यू, आपने बताया उसके लिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से, योगा करने से एक तो बोन की हेल्थ अच्छी रहती है, जॉइंट्स में एक लचीलापन वो रहता है, जॉइंट्स में पेन कम होती है, साथ में आपके मसल्स जो हैं, जो आप वैसे ही मेनोपॉज में लूज़ कर रहे हैं, वो इतने कम नहीं होंगे, थोड़ा बहुत आपका मसल बिल्ड रहेगा। उसके साथ साथ वेट तो है ही,
कि क्योंकि मेनोपॉज में लोग कहते हैं कि मेनोपॉज में क्या है, ये तो वज़न बढ़ना ही बढ़ना है। लोग हाँ। एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेनोपॉज का मतलब अब मेरा वज़न बढ़ेगा, बट वो ये नहीं समझते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इंटेलिजेंटली अपने आप को प्लान आउट करें कि देखो मुझे आधा घंटा के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो कहीं ना कहीं वेट में भी वो हेल्प करेगा। उसके अलावा मूड में आपका मूड अच्छा रहता है। जब भी आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो शरीर में सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये 2 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, और ये ऑलरेडी कम हो रहे होते हैं बिकॉज एस्ट्रोजन इज़ गोइंग डाउन। तो इनका लेवल जो है आपके ब्लड में बढ़ता है एंड यू फील हैप्पी। इफ़ यू फील हैप्पी तो चांसेस कम है कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी ये कम होगी। तो एक्सरसाइज के देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, तो correct, इसलिए absolutely. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग मेनोपॉज एंड डू नॉट इग्नोर इट। और ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही ज्वाइन करना, अगर अच्छा नहीं लगता है घर पे ही कर सकते हैं बॉडी वेट के साथ, कुछ नहीं तो योग से शुरू बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते और मैं हैं। तो कहूँगी आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं और इतने अच्छे अच्छे हेल्थ इंथुजियास्ट्स हैं, योगा गुरुज हैं जो इतना कुछ अपना ज्ञान बांटते हैं। आधा घंटे के लिए उसको ऑन करो और उसके साथ ही करो। एब्सोल्युटली। सबसे आसान है, घर से बाहर ही नहीं जाने पड़ेगा आपको। हाँ, घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल। आपको गर्मी में हम बाहर नहीं कहेंगे कि आप बाहर जाओ। वजाइनल ड्राइनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर अर्चना। आई एम श्योर कि आपके 25 साल के अनुभव में, बीइंग अ वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट, आपको बहुत सारे लोग पूछते होंगे इस इश्यू को लेकर। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्यों होता है वजाइनल ड्राइनेस इतना ज़्यादा? देखो, पहले हमें समझते हैं कि आई अंडरस्टैंड कि विजाइनल ड्राइनेस तो बहुत होता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और कई बारी वो बताना भी नहीं चाहते हैं। शर्म आती है बताने में कि मुझे वजाइना में डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो एक हमारे क्लिनिक में एक लेडी आई, तो उन्होंने बहुत हिचक रही थी, परेशान थी। तो उन्होंने बोला कि मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं और आई एम हैप्पीली मैरिड वुमेन, मैं बहुत खुश हूँ, बट हाल ही में मुझे वजाइना में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है वेन एवर आई ट्राई टू बी इंटीमेट विद माई हस्बैंड। तो क्या होता है कि जब हम मेनोपॉज 45-50 की एज में आते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल कम हो गया। तो कम होने से क्या होता है कि जो वजाइना के अंदर की टिश्यू है या जो म्यूकोसा है, जिसे हम परत कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उसका ब्लड सप्लाई जो है वो अपने आप ही कम हो जाता है। करेक्ट। और जो नेचुरल तरीके से वो लुब्रिकेशन उसमें रहता था, जो नमी उसमें रहती थी, वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वजाइना बहुत ड्राई, खिंचा खिंचा सा हो जाता है। इसके अंदर जल्दी रैश आना, जल्दी इचिंग आना, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाना। जैसे रबड़ की इलास्टिसिटी होती है, वैसे वजाइना की भी होती है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसकी वजह से आपके वजाइना के अंदर आप बैठे बैठे भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। अच्छा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसमें, इस इशू में एक साइलेंट सफरिंग की तरह है कि आपको दर्द हो रहा है बट कोई आवाज़ नहीं निकलती है। और वुमेन अक्सर इस तरह को, इस पेन को नॉर्मलाइज कर जाती हैं, इग्नोर कर देती हैं और समझती हैं कि मेनोपॉज है, ये तो होना ही है। करेक्ट। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी सलाहें हैं जो हम अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं एट दिस टाइम। इम्पॉर्टेंट ये है टू ऑल द मेनोपॉजल वुमेन आउट देयर कि आपको सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि हाँ, मुझे वजाइना में डिस्कम्फर्ट है और मुझे हेल्प लेनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक बड़ा स्टेप है। एब्सोल्युटली। आई थिंक ऐसा नहीं मानना है कि ये तो बहुत बड़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम है, मुझ में कोई तकलीफ़ है। इट इज़ ओके बहुत सारे लोगों को, और मेजर जितने भी मेनोपॉजल वुमन होते हैं उनको ये फील होता है। तो पहले तो एक्सेप्ट करना, जैसे आपने बताया, और फिर किसी से बात करना कि क्या करें। अगर किसी को है ये इश्यू वजाइनल ड्राइनेस, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? घर पे कुछ कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो पहले तो आप लोग बताते ही नहीं हैं कि ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर भी सबसे पहले हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या ईस्ट्रोजन की बात कर लेते हैं। करेक्ट। ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो HRT बहुत फेमस है, सेफ है? देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे भी रहते हैं, नुकसान भी रहते हैं। तो हम लोग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ईस्ट्रोजन का रोल। मैं ईस्ट्रोजन को नॉक डाउन नहीं करूँगी, इम्पॉर्टेंट रोल है ईस्ट्रोजन का।
और HRT हम देते हैं, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि अगर मैं देती हूँ ईस्ट्रोजन तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ ही जाते हैं। जैसे वेट गेन हो गया, राइट, ब्लोटिंग हो गया, ब्रेस्ट में दर्द होना, हेडेक होना, तो ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आ सकते हैं। और अगर मैं ईस्ट्रोजन लंबे समय तक किसी पेशेंट को देती हूँ तो कई बारी ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके ब्लड क्लॉट्स बनना, स्ट्रोक हो जाना। और अगर आपने ईस्ट्रोजन के साथ आपके डॉक्टर ने आपको प्रोजेस्टेरॉन भी प्रिस्क्राइब किया है तो कई बारी इसमें ब्रेस्ट कैंसर का डर आ जाता है। और अगर आपके हैवी पीरियड्स थे और आपने मतलब अपना यूट्रस निकलवाया नहीं है, ऑपरेशन नहीं हुआ है, और डॉक्टर ने आपको ईस्ट्रोजन दे दिया, प्रोजेस्टेरॉन नहीं लिया आपने, तो उस समय कई बारी यूट्रस के अंदर भी कैंसर होने का एक रिस्क रहता है। सो आई डू नॉट डिनाई कि भाई ईस्ट्रोजन का रोल है, बट हाँ साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं। तो इसलिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई नॉन हार्मोनल ऑल्टरनेटिव हम अपने पेशेंट्स को दें, स्पेशली अगर कोई वजाइनल ड्राइनेस के लिए हमारे पास आता है। गॉट इट। तो आजकल हैं कुछ क्रीम्स अवेलेबल, और एक सिरीन है, सिरीन इंटीमेट केयर लाइपो क्रीम। उसे आप कैसे स्पेल करेंगे? सो CERYNE, ओके, सिरीन इंटीमेट केयर लाइपो क्रीम है। ये आजकल मैंने अपने कुछ पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करी है, एंड उन्होंने मुझे अच्छे रिजल्ट ही बताए हैं और कहा है कि काफ़ी हद तक उनको इस परेशानी से रिलीफ मिला है। तो ये नॉन हार्मोनल है और इसके कई फ़ायदे रहते हैं। जनरली बहुत सारे क्रीम लोशन वगैरह तो है मार्केट में, बट आप जो बात कर रहे हैं, हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? कि वो अंदर ही आपके वजाइना को नरिश करती है, मॉइस्चराइज करती है, उसमें जो इन्फ्लेमेशन है, जो लालपन आ जाता है, उसको शांत करती है, इलास्टिसिटी को बढ़ाती है, जो बहुत ज़रूरी है। गॉट इट, ठीक है। सो काफ़ी क्लैरिटी मुझे मिली, बट हमने वजाइनल ड्राइनेस के ऊपर जो बात करी, वैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो फीमेल्स फेस करते हैं पोस्ट 40 और 50, दैट इज़ स्लीप इश्यूज़। और आज तो बहुत ज़्यादा हो चुका है कि रात को इतने विचार आते हैं, एंग्जाइटी होती है कि उनको नींद नहीं आती, या फिर नाइट स्वेट्स होते हैं, या बीच में उठ जाते हैं 2-3 बार, फिर वापस नींद नहीं आती, या सुबह उठते हैं फ्रेश नहीं होता है। तो क्यों होता है और कैसे उसे ओवरकम किया जाए? ये तो आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोला, क्योंकि मैं कई बार हैरान होती हूँ शिवांगी की जो 10 वुमेन मेरी क्लिनिक में आती हैं जो इस एज ग्रुप में हैं, उनमें से कम 9 को तो स्लीप का इशू है ही है। वाह, सो मतलब मैक्सिमम लोगों को है। मैक्सिमम, आई मीन हर दूसरा बंदा मुझे आके यही बोलता है। आई मीन एंड आई फील फॉर देम, बिकॉज रात की नींद तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आप रात को नींद पूरी नहीं लेंगे तो अगले दिन आप अपना पूरा दिनचर्या कैसे मैनेज करेंगे। स्लीप इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो देखो, सबसे जो स्ट्राइकिंग बात होती है कि ये स्लीप की प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी में, जैसे मैंने बताया कि ईस्ट्रोजन कम हो गया। आप देखो ईस्ट्रोजन कितना बड़ा रोल खेलता है। ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से एक और हार्मोन होता है जिसे हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। करेक्ट। और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो है स्ट्रेस हार्मोन। वो हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट दोनों को रखता है, दोनों का उसका काम ही यही है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइट? मतलब कि अगर कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तो लड़ना है, और फ्लाइट मतलब आपको भागना है। तो वो हमेशा बॉडी को इस मोड में रखता है। अब कॉर्टिसोल का जो लेवल होता है वो दिन में ज़्यादा होता है और रात को कम हो जाता है, बट मेनोपॉज में उल्टा हो जाता है। मेनोपॉज में जो नाइट टाइम कॉर्टिसोल है वो पीक कर जाता है, बिल्कुल हाई हो जाता है। तो वो आपको ऐसे जगा के रखेगा, मतलब योर ब्रेन इज़ ऑल वायर्ड अप बिकॉज यू आर इन दैट मोड। तो बिकॉज ऑफ दैट हाई कॉर्टिसोल यू गेट लॉट ऑफ एंजाइटी, दिमाग में इतने सारे विचार आएंगे और आपको नींद नहीं आएगी। बार बार आप उठेंगे और दोबारा सोने में और डिफ़िकल्टी होगी। इसके साथ अब आप सोए नहीं हो तो अब एंजाइटी बढ़ेगी तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा। सो यू आर कॉट इन अ साइकिल। तो ये स्लीप प्रॉब्लम तो इसी की वजह से आती है। तो हमने करना क्या है, हमें ये देखना है कि रात को सोने से 2 घंटे पहले हमने अपना खाना खा लेना है। एक तो अर्ली डिनर हो गया। उसके साथ साथ आपको कमरे की जो लाइटें हैं उसको डिम करना है, और सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल फ़ोन को नहीं देखना है। देखिए, मोबाइल फ़ोन के अंदर से एक ब्लू लाइट निकलती है। दैट ब्लू लाइट जो है वो हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर
एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, उसको बैलेंस बिगाड़ देती है। तो उसकी वजह से भी आपको स्लीप में प्रॉब्लम आती है। तो रात को 2 घंटे पहले आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना, टीवी नहीं देखना है, आपको खाना जल्दी खा लेना है, और आपको अपना बिस्तर जो है वो बिल्कुल साफ़ करके, लाइट डिम करके, आपको कोशिश करें कि अगर 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन या ध्यान कर लें तो आपको अच्छी नींद आएगी। आजकल कई बारी लोग कहते हैं कि हल्का गुनगुने पानी से आप नहा लें या कैमोमाइल टी ले लें, तो उससे भी आपके स्लीप हाइजीन में फ़र्क पड़ता है। सो दैट्स ऑल आई कैन से। और हाँ, और एक्सरसाइज करते रहें। अगर आप दिन में एक्सरसाइज करते रहेंगे ना तो रात को अपने आप ही नींद आएगी। नींद आ जाएगी, बॉडी थक जाएगा तो रात को नींद आ जाएगी। करेक्ट, ब्यूटीफुल। आई थिंक बहुत अच्छे से डिटेल में आपने समझाया। कॉर्टिजोल की वजह से नींद नहीं आती, ये याद रहेगा सबको। ब्लड टेस्ट कोई ऐसे हैं जो रेगुलरली एक फ़ीमेल को करवाने चाहिए सो दैट वो उनको पता चल सके कि कहाँ कुछ गड़बड़ है, कैसे उसे टाइमली फिक्स कर सकते हैं? देखिए, मेनोपॉज तो एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन है ही, तो ऐसा नहीं है कि हम मेनोपॉज को रोक सकें या कोई इलाज कर सकें। एवरी वुमेन हैज़ टू गो थ्रू इट। तो उसमें क्या है कि अगर आपका प्री मेनोपॉज का टाइम चल रहा है, आपके पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, तो इस समय मैं एज अ पर्सनली, एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, मैं कोई ऐसा टेस्ट एडवाइस नहीं करती हूँ। सिम्टम्स के आधार पे ही हम बताते हैं कि देखिए ये आपका मेनोपॉज का समय चल रहा है, तो ये पीरियड्स में इरेगुलरिटी तो आ सकती है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि मेनोपॉज के साथ कोई और प्रॉब्लम ना हो रही हो, तब हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप अपना एक हार्मोनल पैनल करवा लीजिए, जिसमें हम FSH, LH हार्मोन होता है, हम कहते हैं कि ये करवा लो। और अगर FSH का लेवल जो है वो हाई रहता है 30 to 40, तो पता लगता है कि आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स की वजह से इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। राइट। मैं एक्चुअली पर्सनली एक अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करती हूँ। अल्ट्रासाउंड इसलिए करती हूँ कि कई बार ये होता है कि मेनोपॉज के साथ साथ आपके यूट्रस के अंदर कोई रसौली है, कोई फाइब्रॉइड है, उसकी वजह से भी तो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। करेक्ट। सो वी एडवाइस सर्टन टेस्ट डिपेंडिंग कि आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। और कई बारी मैं तो उन पेशेंट्स में एक डेक्सा स्कैन होता है, वो भी एडवाइस करती हूँ। डेक्सा स्कैन में आपकी बोन हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है, और सबको कराना ज़रूरी नहीं है, बट स्पेशली उन लोगों को कराना चाहिए जिनके फैमिली हिस्ट्री में ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, या आपको समय से पहले ही मेनोपॉज के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। यू आर नॉट 45 येट, यू आर इन योर लेट 30s या अर्ली 40s, और आपको मेनोपॉज जैसा सिम्टम्स महसूस हो रहा है, तो हम कहते हैं कि एक डेक्सा स्कैन कराना अच्छा रहता है कि आपको एक बेसलाइन अपने बोन हेल्थ के बारे में पता लग गया। फिर एक बारी 55 की साल में फिर करा लो, तो यू कैन कंपेयर। राइट। सो ये 2-3 टेस्ट ज़रूरी होते हैं। बट अगर आपको खास करके FSH, LH हार्मोन कराना है, तो साथ में हम ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये, क्योंकि हार्मोन्स पूरे साइकिल के दौरान फ्लक्चुएट करता है, तो पीरियड के दूसरे और 5वें दिन के बीच में ही ये टेस्ट करवाने चाहिए। ओके, परफेक्ट, ठीक है। कोई ऐसा मिथ है जो आप एड्रेस करना चाहेंगे स्टिल, जो अभी हमने कवर ना किया हो रिगार्डिंग मेनोपॉज, जो लोग मानते हैं जनरली बट गलत होता है, ऐसा कुछ है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो एक मिथ है ही जो सबके दिमाग में होता है, मेनोपॉज आ गया, दिस इज़ द एंड ऑफ माई वुमेनहुड, दिस इज़ द एंड ऑफ माई सेक्शुअल लाइफ। राइट। ये एक मिथ है, माइंड में ये एक ब्लॉक रहता है हर लेडी के कि मेरा वुमेनहुड ख़त्म हो गया, अब मैं बिकॉज शी रिलेट्स वुमेनहुड टू फर्टिलिटी, तो अब बच्चा नहीं हो सकता है, कई लोग ऐसे सोचते हैं, राइट। तो वुमेनहुड ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल ही गलत है। इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन फेस एंड इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वुमेनहुड। इनफैक्ट अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करें, तो जैसे मैंने अभी ये सिरीन के बारे में बताया जी, तो सिरीन जैसी ऑल्टरनेटिव क्रीम अगर आप यूज़ करेंगे तो जो वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी, एंड यू शुड रादर इन्जॉय योर इंटिमेसी विद योर पार्टनर ड्यूरिंग दिस टाइम। ये समय है आपका अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ अपना बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करने का। सो ये गलत मिथ है कि वुमेनहुड है ख़त्म हो गया बिकॉज मेनोपॉज आ गया। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट मिथ। बहुत बहुत पावरफुल मिथ आपने ब्रेक किया है अभी, सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। बट लेट्स
टेक सम रैपिड फायर क्वेश्चंस, है ना? Definitely. क्विकली आप अगर इसका जवाब दे सके, आई एम श्योर कि और ज़्यादा कुछ मिथ है जो हम ब्रेक कर पाएंगे या सच बता पाएंगे. सो पहला सवाल है कि क्या वजाइनल ड्राइनेस सिर्फ मेनोपॉज के दौरान या उसके बाद ही होती है? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि मेनोपॉज वजाइनल ड्राइनेस ज़रूरी नहीं है कि मेनोपॉज के समय ही हो, कभी भी हो सकती है. जैसे मैंने एक यंग गर्ल है, उसको हमने लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स दे दिए, तो उसको भी वजाइनल ड्राइनेस हो सो सकती है. इवन 30 की एज में भी 30 हो की सकता एज है? में भी, बिल्कुल. यंगर आई एज में थिंक इट कैन हैपन एट एनी एज, बिकॉज इट्स, हाँ, परमानेंट नहीं होता. कई बार थोड़े समय के लिए आपको ड्राइनेस हो सकती है. Right. कभी भी हो सकती है, किसी भी एज पे. ओके. आपने HRT की तो बात करी ही करी, बट क्या लोगों को वो कंसिडर करना चाहिए? इफ़ येस, कौन से केसेस में करना चाहिए? HRT जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. एंड आप जब अगर आपको बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स हो रहे हैं मेनोपॉज के, जैसे इरेगुलर पीरियड्स है, हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेशली अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन जा रही है, आप खुद देख रहे हैं कि वुमेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर है, तो उन केसेस में HRT देना गलत नहीं है. आपको प्रॉपर उसको सुपरविजन में ले सकते हैं. ओके, ठीक है. कोई ऐसी चीज़ है जो विमेन पोस्ट 45 उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए फॉर बेटर हेल्थ? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन भर आपने खुद के लिए तो नहीं, सबके लिए जिया, बच्चों के लिए जिया, फैमिली के लिए जिया, इन लॉज के लिए जिया. अपने लिए जीना सीखो और बाकियों की चिंता छोड़ दो. आई थिंक दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट. आई कम्प्लीटली एग्री. आई थिंक ये सभी फीमेल्स रिलेट कर पाएंगे. मेनोपॉज के दौरान ज़्यादा ज़रूरी क्या है फोकस करना, डाइट और स्लीप? आई नो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी आप क्या ज़्यादा फोकस करवाएंगे? मैं कहूँगी डाइट. डाइट? हाँ, बिकॉज डाइट अंदर से सारा हीलिंग करेगा ना. अपने आप ही सब कुछ ठीक होगा अंदर से, तो स्लीप अपने आप भी ठीक हो सकती है, बट डाइट के बिना आप स्लीप ठीक नहीं कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट मेरा सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर मेनोपॉज एक मूवी होती तो आप क्या नाम देते उसका? मैं तो कहूँगी आज़ादी. आप रिलेट करेंगे क्योंकि आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं ये हर महीने की खिचखिच से. दैट्स सो ट्रू. करेक्ट. ओके. कोई ऐसी अंडररेटेड सेल्फ केयर हैबिट जो आप चाहेंगे कि पोस्ट 40 विमेन फॉलो करना शुरू कर दे? कोई भी एक हैबिट, वो क्या होगी? आई थिंक इंडल्जिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ इंटिमेसी बहुत हेल्दी रहेगी हर वुमेन के लिए, मेंटली भी और फिजिकली भी. वाह, आई गेस बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं जो उनको ऐड करना चाहिए. ओके. ये हम पॉडकास्ट जो आज आमने सामने बैठे हैं ना शिवांगी, ये पॉडकास्ट जनरल अवेयरनेस के लिए ही है. हम चाहते हैं वो बातें करने जो लोग अक्सर बातें नहीं करते हैं. एब्सोल्युटली राइट. एब्सोल्युटली. एंड आई एम सो ग्लैड कि आप ओपनली इतनी सारी बातें कर रहे हैं. सो इंटेंशन यही है कि लोग समझे ओपनली, जो खुद नहीं बता पाते हैं वो यहाँ पर सुनकर खुद अप्लाई करें और इम्प्रूव करें. मेनोपॉज इमोशनली ज़्यादा हार्ड है या फिजिकली? इमोशनली. ओके. एक ऐसी लाइफस्टाइल टिप जो आप देना चाहेंगे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए जो नॉन नेगोशिएबल है, तो करना ही करना है? एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सेक्स ड्राइव जो है मेनोपॉज के बाद वापस कभी नहीं आ सकती, इज दैट राइट? नो, दैट्स रॉन्ग. दैट्स रॉन्ग, राइट? That's wrong. ठीक है. कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस है जिसमें है मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो सकती. राइट, नेचुरल तरीके से पॉसिबल नहीं है. ओके, सो इट इज़ ट्रू. सबसे बड़ा सिम्टम जो मेनोपॉज का है वो है हॉट फ्लैशेस. येस, यू कैन से इन अ वे. ओके. मेनोपॉज के टाइम वेट गेन अवॉइड नहीं किया जा सकता, होगा ही होगा 100%. फॉल्स. फॉल्स. कुछ लोगों को ना भी हो ऐसा संभव है वेट गेन. हाँ हाँ, आई Okay. मीन ऐसा होगा ही होगा तो नहीं है ना. इट्स हाँ, फॉल्स. करेक्ट. आई एग्री. ठीक है. सो पकड़ के बैठना नहीं है कि वेट गेन तो होगा हाँ, ही. मतलब ये मत सोचो कि वेट गेन तो होना ही है. डोंट टेक इट एज एन एक्सक्यूज. ओके. मेनोपॉज का मतलब है कि अब आप बुढ़े हो गए हो? बिल्कुल नहीं, फॉल्स. एब्सोल्युटली, आई एग्री. मेनोपॉज एकदम अचानक से हो जाता है? नहीं, नो. फॉल्स है. ओके. मेनोपॉज के बाद बोन्स जल्दी वीक होने लगते हैं? ट्रू. सब वुमेन का मेनोपॉज एक ही एज में होता है? फॉल्स. मेनोपॉज के बाद सेक्स पेनफुल हो जाता है? ट्रू. ट्रू. ओके. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सबके लिए अनसेफ होती है?
फॉल्स. फॉल्स. मेनोपॉज से स्लीप क्वालिटी खराब हो सकती है. ट्रू. हर किसी का मेनोपॉज एक्सपीरियंस एक ही जैसा होगा. फॉल्स. मेनोपॉज के बाद एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए. फॉल्स. मेनोपॉज आपकी कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों कम कर ही देगा. फॉल्स. वाओ. और आखिरी है, मेनोपॉज के बाद सिर्फ कैल्शियम लेना काफ़ी होता है. फॉल्स. सिर्फ वही नहीं लेना है, बाकी भी Right. चीज़ें. ब्यूटीफुल. आई गेस हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है. आप आखिर में इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो आप बताना चाहते हैं उन फीमेल्स को जो थोड़ा सा मेंटली इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे सो दैट आपने जो वो मूवी का नाम आज़ादी दिया वो फील कर सके. सो लास्ट में मैं पहले तो होप करती हूँ कि हमारा ये पॉडकास्ट जो मेनोपॉज पे है, हमने बनाया है, ये मेनोपॉज से जो भी मिलते जुलते टाबूज़ हैं उसको ब्रेक करेगा. और बहुत ज़रूरी है एक ओपन प्लेटफॉर्म पे ऐसे बात करना, शिवांगी. सो दैट्स वेरी गुड ऑफ यू टू होस्ट दिस. और मेरा जो मैसेज है टू ऑल दी मेनोपॉजल वुमेन आउट देयर कि मेनोपॉज इज़ नॉट दी एंड, राइट? मेनोपॉज इज़ नॉट something, you know, that you have to stop at. राइट. It's not the end, it's a beginning of a new phase, and it's a time for you to pause, reflect and reboot. जैसे वो कंप्यूटर होता है ना कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम 3 बटन दबाते हैं ना. हम दबाते हैं क्या? कंट्रोल, ऑल्ट एंड डिलीट. वैसे ही आई वुड से कि आप जब आप इस फेज़ में आते हैं, प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. Take control of your health in your own hands. Self-care is not a luxury here. You don't have any other option, right? And then you have to alternative तरीके जो हैं मेनोपॉज से लड़ने के लिए, जैसे एक तरीका मैंने आपको सिरीन के बारे में बताया, वैसे और भी तरीके हैं. ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढो to get back your confidence, to get back your comfort and delete all the painful aspects of menopause. So please do that and always remember that you are in the most wisest, the most graceful and the powerful period of your life. Step up, खड़े हो जाओ और उसको embrace करो, गले लगाओ मेनोपॉज को. It's very important. क्या बात है. आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि मेनोपॉज का समय ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको दुखी रहना है. एक्चुअली खुद को प्रायोरिटाइज करना है. और नेचर आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बहुत आपने लोगों के लिए मेहनत कर ली, आपने बहुत लोगों को दिया है, विच इज़ ग्रेट. बट अब आप अपने आप को भी थोड़ा दीजिए, अपना घड़ा भी भरिए. और ये एक ब्यूटिफुल वक्त होता है मी टाइम के लिए. बस बिल्कुल. सेल्फ केयर एंड मी टाइम इज़ द डिनोमिनेटर of this phase. ब्यूटिफुल. डॉक्टर अर्चना, थैंक यू सो मच. आई थिंक आपने जो आपके सूदिंग आवाज़ में सारी चीज़ें बताई हैं, आई एम श्योर सब तक जाएगी, दिल को छुएगी. और आई एम श्योर आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें आया. Definitely. I really enjoyed myself. Thank you. थैंक यू. वजाइनल हेल्थ, वजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस, नींद के इश्यूज़ और अकेला फील करना, अब इसको सहन करने की ज़रूरत नहीं है. ओपनली बात कीजिए. आपको जो फीलिंग आ रहा है उसे पहले तो एक्सेप्ट, एक्नॉलेज करके किसी के साथ शेयर कीजिए. और यहाँ पर जो भी एजुकेशन आपको मिला है, नॉलेज मिला है, उसका इस्तेमाल करके अपने आप को एम्पावर करना है. क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है. तभी जाके आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी सारे काम को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, निभा सकते हैं. ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और क्या जानना चाहेंगे, कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को या एक्सपर्ट को आप चाहेंगे इस पॉडकास्ट में देखना. अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो ये वाला अगला ज़रूर देखेगा. आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा. वापस से जल्द ही मिलते हैं होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में. तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है.